बताते हैं अखिलेश सरकार में 44 बार बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। अखिलेश यादव भी वैसे तो नहीं थे अपने कार्यकाल में जैसे वादे अब करते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, वैसे बहुत खर्चे होते होंगे, कहाँ से सब मैनेज कर रही हैं। कितना लोकतंत्र है पार्टी में? एंटी वुमेन स्टेटमेंट्स पर आप आवाज उठाती हैं पार्टी के अंदर? सवाल उठाने पर आपने एक गरीब घर की लड़की को जेल भेज दिया और महीनों जेल में रखा, और एक बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे प्रताड़ित किया। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने हम निकले हैं। हम अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग की महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला कैंडिडेट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं लखनऊ उत्तर से सपा ने पूजा शुक्ला को टिकट दिया है। पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं, अभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच है, उधर हम जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे टिकट मिला, क्या उनका विजन है, क्या वो सोचती है महिलाओं के लिए, क्या करना चाहती है। इन्हीं सब के अराउंड मैं उनसे जो सारे सवाल मेरे मन में हैं, जो मैंने अपने आसपास के लोगों से बात की, उनके मन में है, वो सब टटोलने की कोशिश करूँगी। क्यों टिकट दिया, क्या वजह थी, यही करूँगी। कौन है पूजा शुक्ला? जैसी लिस्ट आई, आपका नाम आया, न्यूज़ हेडलाइंस के लिए कीवर्ड बना, कौन है पूजा शुक्ला? आप बताइए। पूजा शुक्ला एक वैसी लड़की है जो इसने लगातार संघर्ष करके अपने संघर्ष के दम पर अपनी पहचान बनाई। पूजा शुक्ला वो है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पूजा शुक्ला वो है जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। पूजा शुक्ला वो है जिसने बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाई और न जाने अनगिनत मुकदमे लगवा करके जेल गई। तो पूजा शुक्ला एक विरोध का प्रतीक है। वो विरोध जो जनता के हक में था, जनता के लिए था और सरकार के खिलाफ था। भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा समर्थकों का कहना है, पूजा शुक्ला को नेता तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। एक बार काला झंडा दिखाई, जेल गई और नेता बन गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ये पता नहीं है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रख सकते हैं। और मैं निरंतर काम करती रही, कभी भी अगर आप ये सोचिए कि आपको एक क्लिक मिला, मान लीजिए राजनीति में अवसर मिलते हैं और उन अवसरों पे खुद को साबित करना एक बड़ी चुनौती होता है। तो मैं निरंतर काम करती थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैंने 2012 से लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा रही, वहाँ पर काम किया, लोगों के बीच में रही, स्टूडेंट के मुद्दे उठाए, हर वक्त हर बात मैंने सरकार से कही। और उस समय का जो दौर था तब माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। कभी छात्रों पे मुकदमे नहीं लिखते थे, लाठीचार्ज नहीं होता था, उनकी सुनवाई होती थी। 17 में ये हुआ कि जब हम लोगों ने प्रयास किया कुलपति से बात करने का, राज्यपाल से बात करने का, जब हमारी बात नहीं हो पाई वहाँ पर, तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करनी चाहिए। बात करने के लिए हमने उनकी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने पर हमने सोचा कि मैं अपने मुख्यमंत्री से बात कर सकती हूँ, लेकिन उसके एवज में मुझको मिली लाठियाँ, मुझे मारा गया, सड़क पे घसीटा गया और ना जाने किस तरह की प्रताड़नाएँ दी हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और उसके बाद मुझे 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि मुझे नेता नहीं बनना, मैं लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाने आई हूँ। मैं उनकी बेटी बनकर के ज़्यादा खुश हूँ बजाय मुझे नेता एक ऐसी मैं कह सकती हूँ, नेता वो होता है जो अपने जनता के मुद्दे को उठाए, नेता वो होता है जो अपने जनता के सवालों को उठाए, उसके सुख दुख में रहे। लेकिन आज लोगों ने नेता की परिभाषा बहुत ख़राब कर दी है। झूठ बोलने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले वही नेता हैं। गरीब की बात करते हैं लेकिन गरीबी से उनका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है नेता की परिभाषा बदल गई है और इस आम परिवार की बेटी को मौका मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम महिलाओं के लिए, हम युवाओं के लिए, जिसको हम साबित करेंगे। पूजा शुक्ला ने एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ ने सवाल करने पर उन्हें रोका था, योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाए। मेरे साथी हैं गौरव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बताते हैं अखिलेश सरकार में 44 बार बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। अखिलेश यादव भी वैसे तो नहीं थे अपने कार्यकाल में जैसे वादे अब करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुद्दे बहुत अलग थे, लाठीचार्ज नहीं हुआ। नेताजी ने कभी भी हमेशा छात्रों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। अब उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही, जो मुझे पता है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। लखनऊ में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम लोगों ने कभी भी कोई मुद्दा उठाया तो उस पर उधर से प्रशासन की तरफ से रिस्पॉन्स हुआ है। मेरे ऊपर कोई मुकदमा 12 से 17 नहीं दर्ज हुआ। जबकि मैंने सबसे ज़्यादा सवाल उठाए, जो भी सवाल उठाए गए उस पर तुरंत काम हुआ, तुरंत एक्शन हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवाद में भरोसा रखते हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा छात्रों से संवाद किया। सबसे ज़्यादा फंड यूनिवर्सिटीज़ को, लखनऊ यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मिला, सबसे ज़्यादा विकास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। तो मुझे लगता है, जो मैं मानती हूँ, कि समाजवादी पार्टी से बेहतर छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई पार्टी नहीं है। पार्टी और विजन पर तो बाद में आएंगे, आपके बारे में बताइए, क्या पढ़ाई की, घर वाले कौन हैं, क्या बैकग्राउंड रहा? मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरी बहनें हैं, मेरे माता पिता हैं घर में, और मैंने बीकॉम किया, सीएस फाउंडेशन किया, बीटीसी की भी स्टूडेंट रही हूँ, और मैंने एमए
BTC लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, अदर कॉलेजेस में होता है। MA विमेन स्टडीज़ मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तो मेरा तो जो पढ़ाई रही है मुख्यतः ये महिलाओं पे ही रही है भाई। MA विमेन स्टडीज़ मैंने इसीलिए लिया था और एक लंबे संघर्ष के बाद मुझे एडमिशन मिला था। अनशन पर बैठी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की पुनः छात्रा बनी। तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है और मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में, चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में को मनी मसल पावर की पॉलिटिक्स कहा जाता है, तो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में एक आम साधारण सी जो लड़की है, जो आम साधारण परिवार से निकल कर आई है, ये बड़े बड़े योद्धाओं के लिए चुनौती है। और ये मुझे खुशी भी है कि मुझे अखिलेश यादव जी ने मौका दिया, क्योंकि मैं इसी सवाल पे अगला मेरा सवाल ये होता, बहुत सारे जो युवा हैं, जो युवा नेता बनना चाहते हैं, उनके मन में डाउट है कि कैसे टिकट मिला, क्या हम भी किसी नेता के आगे काला झंडा दिखाएं तो हमें भी टिकट मिल जाएगा। आपको अखिलेश यादव ने कांटेक्ट किया या आपने उनसे कहा था कि टिकट देखिए, चाहिए? समाजवादी पार्टी ने 2 बातें कही थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार हर उस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा जो ज़मीन पे काम करता होगा। मेरी सर्वे रिपोर्ट अच्छी गई, मैंने ज़मीन पे लगातार काम किया, आवेदन किया, ज़मीन पे काम किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने मुझे मौका दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा था कि हम हर उस जगह पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे जहाँ पर हमको लगता है कि महिलाओं ने मेहनत की होगी, वो फाइट में होंगी, उनको हम मौका देंगे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और पूजा शुक्ला के पास ना इतना पैसा है कि वो टिकट खरीद सके, ना मैं किसी मंत्री की बेटी हूँ, ना मैं किसी विधायक की बेटी हूँ। मैं एक आम साधारण गरीब परिवार से आती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि हमारी राजनीति की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। बड़ी गाड़ियों में से निकलने वाले लोग, बड़े महलों में रहने वाले लोग, जिनको कभी गंदे नालों की बदबू का अंदाज़ा नहीं हुआ, जिनको टूटी हुई सड़कों का अंदाज़ा नहीं होगा, जिनको गरीब किसान मजदूर के पसीने की का अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से वो अपने जीवन को जीता है, किस तरह से हम लड़कियाँ जो निकल करके घरों से जाती हैं, किस तरह की स्ट्रगल्स को फेस करती हैं। आप भी महिला हैं, आप जब सड़क पर निकलती होंगी तो कई तरह के लोग आपको मिलते होंगे, कई तरह की चीज़ें होती होंगी और हमेशा महिलाओं को अपनी प्रतिभा को साबित करना पड़ता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई मंत्री और विधायक की बेटी खड़ी होती तो शायद ये सवाल नहीं होता। चूंकि यहाँ एक आम साधारण गरीब परिवार की बेटी खड़ी हुई है तो लोगों के मन में सवाल है। पूजा जी, अगला सवाल मेरा यही होगा, आप बता रही हैं आम परिवार से, साधारण परिवार से विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, पैसे बहुत खर्चे होते होंगे, कहाँ से सब मैनेज कर रही हैं? फिर मैं कहूँगी कि धनबल और बाहुबल के खिलाफ जनता चुनाव लड़ा रही। मैं आपको बताऊँ कि इतने सारे लोग, जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, आप बताइए विधानसभा चुनाव में पैसा कहाँ खर्च होता है? पैसा लोग कहते हैं कि हमें प्रचार, जी, गाड़ी, बिल्कुल। पेट्रोल। गाड़ी, पेट्रोल, जो लोग खुद, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो अपना पेट्रोल खुद डलाते हैं। मुझे उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाना पड़ता है। जो मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हैं, मेरी बहनें जुड़ी हैं, सारी लोग जो जुड़े हैं, ये कोई पैसा नहीं लेती मुझसे। ये मेरे लिए, समाजवादी पार्टी के लिए डेडिकेटेड है। ये खुद जाकर के प्रचार करती हैं। बस इनको जो खाना होता है यहाँ पर खाने की व्यवस्था खुद ही, भाई जनता के बीच से। खाने की व्यवस्था है? जी हाँ, यहाँ पर पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हैं। पार्टी सहयोग कर नहीं, पार्टी के जो नेता, पार्टी भी सहयोग कर रही है, पार्टी भी मदद करती है, क्योंकि पार्टी ने मुझे मौका दिया है। तो जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है, पार्टी मेरे साथ खड़ी है, पूरी जनता मेरे साथ खड़ी है। मैं जब मीटिंग्स में जाती हूँ तो लोग मुझसे खुद कहते हैं कि आपको जो ज़रूरत हो बताओ। आज तक मैंने इतनी मीटिंग की, मेरा खुद का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। ये वो लोग पैसा खर्चा करते हैं जो कभी ज़मीन पर काम नहीं करते, जिनका जनाधार नहीं होता। जिनका जनाधार होता है, जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनको जनता चुनाव लड़ाती है। पार्टी की बात कर रही हैं आप, पार्टी पर ही आती हूँ। जेल से आप निकली थी, उसके बाद मुलायम सिंह से मिली थी? नहीं, जेल में मैं थी तब माननीय नेताजी मुझसे मिलने आए थे। मिलने आए ये थे। मेरा सौभाग्य था। फिर आपने सपा ज्वाइन किया? नहीं, मैं सपा में आ चुकी थी। आप सपा में आ चुकी थी। सपा के अंदर विद इन पार्टी कई बार मैंने बहुत एंटी वुमेन स्टेटमेंट्स सुने हैं। मुलायम सिंह का ही स्टेटमेंट आपको याद होगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आजम खान ने जयप्रदा को लेकर स्टेटमेंट दिया। कितना लोकतंत्र है पार्टी में? एंटी वुमेन स्टेटमेंट्स पर आप आवाज़ उठाती हैं पार्टी के अंदर? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक होता है एंटी विमेन सोच, एक होती है एंटी विमेन, आप जो मतलब एक तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। माननीय नेताजी के स्टेटमेंट को भी बहुत उस तरह से, मैं उस स्टेटमेंट पे भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि आज वर्तमान समय में जो मुद्दा है, जैसे आजम खान साहब हैं, आजम खान साहब के मुद्दों को हमेशा किसी भी, मैं कहती महिला नहीं, किसी भी मुद्दे पे जब वो सवाल उठाते हैं, बोलते हैं, तो उनके मुद्दों को मोल्ड किया जाता है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य बेबी रानी मौर्य और भाजपा की नेता ये कहती हैं कि शाम को सड़क पर अकेले लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तब सवाल क्यों नहीं उठता है? जब महिला आयोग की सदस्य ये कहती हैं कि बेटियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, वो घर से भाग जाएंगी, तब सवाल क्यों नहीं उठता? जब हाथरस के अंदर एक दलित परिवार की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है और मीडिया पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोका जाता है, तब सवाल क्यों नहीं उठता? जब उन्नाव के अंदर एक बेटी का बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री जी विधायक को पंचम तल पे लेकर के घूम रहे होते हैं, पुलिस पूरी उनको ढूंढ रही होती है, तब सवाल क्यों नहीं होता? तो मैं ये मानती हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र नहीं होता तो एक गरीब परिवार की बेटी को कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। आपने अंदर ऑब्जेक्शन कभी उठाया कि ये एंटी वुमेन स्टेटमेंट है, गलत बात है? मुझे ऐसा लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी इतने पॉजिटिव और इतने प्रोग्रेसिव हैं
कि उनकी सोच पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमारे पास माननीय अखिलेश यादव जी हैं और एक ऐसे नेता जिनको कभी किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करने के लिए नहीं जाना जाता, जिनको कभी जिनकी भाषा का स्तर कभी नहीं नीचा होता। अगर लोकतंत्र के अंदर स्वच्छ छवि के एक बेहतरीन नेता हम किसी को मानते हैं तो अखिलेश यादव जी को मानते हैं, और उनके अंदर सारे वो गुण हैं। लोगों को जोड़ते हैं, बात करते हैं, अपने हर कार्यकर्ता को पहचानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबसे ज़्यादा अगर जनता का रेला किसी के ऑफिस के बाहर रहता है तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर। अखिलेश यादव का नाम लिया, एक किस्सा मैंने पंखुड़ी से भी बात की थी। बहुत सारे जो पूर्व सपाई हैं वो इस बात को बहुत हाईलाइट करके बताते हैं कि विद इन सपा बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एंटी वुमेन है, गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति के हैं। एक किस्से का बहुत जिक्र करते हैं। डिम्पल यादव स्टेज पर थी, डिम्पल को कहना पड़ा था भैया से आप लोगों की शिकायत करूंगी। ये लोग कहते हैं जब पार्टी के अंदर ही जो सबसे बड़ी महिला नेता जिनको कहते हैं वो ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाएं देखिए, क्या अब इसमें उन्होंने कहा मैं भैया से शिकायत करूंगी, तो उसमें सुरक्षा की बात कहाँ से आ गई? जब हम अपने घर परिवार में होते हैं तो हम एक दूसरे को डांट भी लेते हैं, प्यार से बात भी कर लेते हैं, किसी की कोई गलती होती है तो वो बता भी देते हैं। जब उनके साथ mishandling नहीं, हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने मंच पे जब वो भाषण दे रही थी तो लोग बहुत उत्साहित थे, उधर से नारे लग रहे थे, तो उन्होंने कहा शांत हो जाओ, मैं भैया से शिकायत करूंगी। मतलब एक उन्होंने एक कह सकते हैं ममता के उसमें परिप्रेक्ष्य में बोला, और उसको पूरी मीडिया ने, चूंकि उनको माहौल बनाना था, और मैं सॉरी टू से दैट, आप भी मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया कितनी बायस्ड है ये सारे लोग जानते हैं। हम अपने हिस्से के सवाल सबसे करते हैं, आप मीडिया से शिकायत करिए, जी। मैं वो सवाल इधर नहीं लूँगी। मैं अब जब लोगों के बीच जाती हूँ, मैं जब आम महिलाओं से बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या रहा, क्या देखती हैं। बहुत कॉमनली ये चीज़ आती है कि पुरानी सरकार में जब सपा की सरकार थी गुंडा राज था, अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं सड़कों पर। ये छवि कैसे बदलेगी? नहीं, ये किन महिलाओं ने कहा? गाँव की महिलाएं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। मैं महिलाओं से जब पूछती अच्छा, हूँ ना, आप मेरे साथ 10 मिनट चलिए, मैं इस लखनऊ में ही आपको 10 ऐसी महिलाएं बता दूंगी जिनके साथ अभद्रता हुई, मुकदमे तक थाने में नहीं दर्ज हुए। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की इस सरकार में मैं ये नहीं कह रही कि इस सरकार को एकदम क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन ये कहा जाता है पुरानी सरकार के कंपैरिजन में अभी सुरक्षा ज्यादा मजबूत हुई है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। इतनी सुरक्षा महसूस हुई है कि वाकई में आधी रात में पेट्रोल डाल करके जला दीजिए। आवाज़ जब किसी बेटी के साथ बलात्कार हो, उसका पिता जो है आवाज़ उठाए तो उसको थाने में पीट के मार दीजिए। वाह कानून राज! मतलब इतना बढ़िया राम राज्य चल रहा है आपके मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नहीं, मतलब नहीं, जो लोग कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे बताऊँ कि अगर असल में सबसे ज़्यादा दुराचार, सबसे ज़्यादा अन्याय किसी की सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप मुझे बताइए, मैं दूसरे की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे साथ जो मिसहैंडलिंग हुई वो मेल पुलिस ने की, कितने मुकदमे दर्ज हुए? लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक छात्र नेता थी, किस तरह से मेल कांस्टेबल में उसको गंदी तरह से पकड़ा हुआ था, उसका वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल हुआ। किसकी सरकार में हुआ? सवाल उठाने पर आपने एक गरीब घर की लड़की को जेल भेज दिया और महीनों जेल में रखा, और एक बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे प्रताड़ित किया। मैं मतलब क्या मैं इस समाज का हिस्सा नहीं हूँ? या मेरे साथ जो तमाम बहनें, इनमें से कितनी बहनें हैं जो लाठी खाई होंगी, सड़क पर पिटी हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ी हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, और इनके पास सीबीआई भी इन्हीं के पास है, ईडी भी इन्हीं के पास है, मीडिया भी इन्हीं के पास है, न्यूज़पेपर भी इन्हीं के पास, सब कुछ इन्हीं के पास है। और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जब आप ये देंगे पेपरों को, न्यूज़पेपरों को, तो जाहिर सी बात है कि जिसका न्यूज़पेपर होगा उसी की बात छापेगा, उसी के पक्ष को। तो मुझे लगता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको बायस्ड नहीं होना चाहिए। सवाल पूछना आपका अधिकार है, सवाल आप पूछिए, जवाब देना मेरा कर्तव्य है, मैं जवाब दूंगी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है इसके खिलाफ मैं कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। ठीक है, अब मुझे आप अपना विजन बता देंगी एंड में कि आपका विजन क्या है, आप किन मुद्दों पर यहाँ लखनऊ उत्तर में चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लखनऊ उत्तर के क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हूँ। हालांकि हमारी लखनऊ उत्तर विधानसभा में बहुत प्रबुद्ध लोग रहते हैं, यहाँ पर पूरे प्रदेश की राजनीति डिस्कस होती है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और यहाँ लखनऊ उत्तर के लोग सिर्फ विधायक नहीं बनाते, सरकार बनाने का निर्णय लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की खुशहाली, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसी के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सड़क, नाली, पानी। यहाँ पर आज भी बंदे पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के घर पानी में, जरा सी बारिश होती है लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, नाव चलने लगती हैं। यहाँ पर आज भी पीपे वाला पुल बना हुआ है जहाँ पर आवागमन की बहुत सारी समस्याएं, आज तक उसको हम बना नहीं पाए। यहाँ पर आज भी ITI हमने बनाया था अपनी सरकार में, वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने एक वार्ड में अभिनव मॉडल स्कूल दिया था, उस पैटर्न में हमें सभी वार्डों में स्कूल देना था, अभी तक हम नहीं दे पाए। यहाँ स्वास्थ्य की कोई भी मतलब ऐसा कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है जहाँ पर लोग पास में जाकर के अपने आप को बेहतर इलाज दे सकें। तो यहाँ पर मतलब आज यहाँ पर जो तमाम महिलाएं जो चिकनकारी का काम करती हैं
उनको उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। तो मुद्दे बहुत हैं, क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हैं। लोगों के बीच जब आप जाएँगे, बहुत नाराज़गी है विधायक से, क्योंकि 5 साल कुछ काम नहीं किया। मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि कब तक विधायक के बेटे को ही विधायक बनाएँगे? क्या लोकतंत्र के अंदर गरीब की बात करने वाला, गरीब की बेटी क्या विधायक नहीं बन सकती? क्यों उसकी क्षमताओं पर हम संदेह करें? मुझे लगता है कि मेरे साथ उत्तर विधानसभा की जनता है, माताएँ, बहनें हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद है, साथ है, और मैं निश्चित 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार भी बनेगी और मैं उत्तर विधानसभा की बेटी प्रतिनिधित्व भी विधानसभा के अंदर करेगी। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी बस। आप यंग लीडर हैं, नई नेता हैं जो इसमें आई है। मैं जब जनता के बीच में जा रही थी तो मुझे किसी एक उसने बताया कि आप कहती हैं कि जो विपक्षी सरकार है वो एंटी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। आप इस फैक्ट को हाईलाइट करती है कि ब्राह्मण घर की भी बेटी हूँ। कब तक ये जो सालों से परंपरा चली आ रही है ना कि चुनाव के वक्त जाति को भुनाना, जातिगत आधार पर वोटों को लुभाना, आपको नहीं लगता ये आप और हमारे जैसे यंग जनरेशन ही इसे चेंज कर सकती है? लेकिन आप जब ऐसी स्टेटमेंट है ये बात को हाईलाइट करती हैं तो देखिए, आप मुझे दुःख तब होता है कि जब मैं किसी गली के अंदर जाती हूँ और लोग मुझे बताते हैं कि दीदी यहाँ पर काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ब्राह्मण वोटर रहते हैं, और साफ तौर पर विधायक जी की जो छवि है वो एंटी ब्राह्मण है। आप ये बताइए कि यदि उन्होंने भेदभाव नहीं किया 5 सालों में, तो क्यों उत्तर विधानसभा का ब्राह्मण साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम इनके साथ नहीं हैं? जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि दिनेश शर्मा जी लगातार ब्राह्मणों के घर जा रहे हैं। आखिर क्यों दिनेश शर्मा जी जाकर के ब्राह्मणों को कन्विंस कर रहे हैं अगर इन्होंने भेदभाव नहीं किया? साफ तौर पर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं जिस समाज से आती हूँ, हर व्यक्ति को अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है, और यदि किसी के ऊपर जाति धर्म के नाम पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो हम खुल करके कहेंगे। जब दलित परिवार की बेटी को जलाया जाता है तो हम ये बताते हैं कि देख लीजिए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जिन दलितों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है, समाज में लोग बराबर के दर्जा देने की बात करते हैं, जब उस दलित परिवार की बेटी को आधी रात में जला दिया जाता है, जब दलित के घर खाना खाने पर उसका वीडियो और फोटो बना करके मुख्यमंत्री डालते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि जब ब्राह्मण समाज, क्यों ये बताइए, खुशी दुबे की क्या गलती थी? 2 दिन की ब्याता विधवा हो गई, उसको क्यों अभी तक जेल में रखा है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल पाते हैं? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण सम्मेलन, सबसे ज़्यादा जातिगत सम्मेलन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम तो महिलाएं हैं, हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं, लेकिन जब मुझसे लोग बताते हैं कि ब्राह्मण होने के कारण मुझे इतना अपमानित किया गया या दलित होने के कारण मुझे इतना अपमानित किया गया, तो मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं उस समाज के लिए भी सवाल करूँ, और जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उसके मुद्दे मैं ज़रूर उठाऊँ। पूजा शुक्ला को आप सुन रहे थे। सारे मुद्दे, सारे सवाल जो मेरे मन में थे, जो मेरे साथी थे जिनसे मैंने पूछा, उनके मन में थे, वो मैंने जानने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। यंग नेता हैं, सपा की यंगेस्ट प्रत्याशी हैं, लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं, कंट्रोवर्सीज़ में घिरी रहीं, विजन बताया, सभी सवालों के जवाब दिए। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सोनल है। आप लखनऊ उत्तर से हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे।